हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 2, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बच्चे पूरी केमिस्ट्री के लिए। पूरी केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि इक्वेशंस भरी पड़ी रहती हैं। वो इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस क्यों किया जाता है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ बढ़िया हम यहाँ पे करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 भी मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें हमने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वो अटेंड करके आ सकते हैं। वो अटेंड कर लिया है तो ये और आसान हो जाएगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए बात आई प्यारे केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि हमें बैलेंसिंग करनी है केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं प्यारे, पहले वो जान लीजिए। और हाँ, पढ़ते पढ़ते बहुत ज़रूरी है लेक्चर देखते देखते कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मेरे साथ साथ आपको करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आखिरी में आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दूंगा, असाइनमेंट में भी दूंगा। आखिरी में एक क्विज क्वेश्चन आएगा, साथ साथ में करते जाना बहुत ज़रूरी है। बात आई इक्वेशंस क्या होती हैं, तो प्यारे सिंपल सा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसे हमें रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ता है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूले एंड सिंबल्स। तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है। जैसे क्या कहने का मतलब है, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है प्यारे, अभी मतलब क्या है, जैसे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मीथेन है, मीथेन इस तरीके से होती है, बीच में कार्बन होता है, 4 बॉन्ड्स होती हैं। कैसे बॉन्डिंग होती है वो मैंने समझा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा जिसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग समझाया है। फिलहाल यहाँ केमिकल बॉन्डिंग से लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ इक्वेशंस हम लिख रहे हैं। कैसे इक्वेशन लिखी जाती हैं, मान लें ये मीथेन है, ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से ये आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने से फिर 3 नए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एक बन जाती है CO2 का मॉलिक्यूल और 2 बन जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हमें इसे कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेंगे। उसका एक सिंपल तरीका निकाला गया, बोले फॉर्मूले और सिंबल के टर्म्स में आप इसे लिख दीजिए। जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए CH4। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2, लेकिन ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। H2 वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला H2 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 लगा दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, इसे हमने जब फॉर्मूले और सिंबल के टर्म्स में लिखा, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हालांकि ऑलरेडी पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक औपचारिकता है कि केमिकल इक्वेशंस ये होती हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशंस 2 तरीके की होती हैं। कौन सी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस एंड अनबैलेंस क्या होती है, सबसे पहले बात है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिस केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड हों, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Balanced chemical equation has an equal number of different elements in the reactant side and product side। ये reactants हैं, ये products हैं। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे, ये जो reactant है Zn और ये यहाँ पे एक Zn है, यहाँ भी एक Zn है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, दोनों तरफ सेम है। इसे हम कहते हैं बैलेंस है, दोनों तरफ एक सा भार है, दोनों तरफ बैलेंस्ड है। लेकिन अनबैलेंस फिर किसे कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितने नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के इधर की तरफ है रिएक्टेंट साइड, उतने इधर ना हो। द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं रिएक्टेंट साइड,
रिएक्टेंट साइड है 2, जबकि इधर कितने हैं, सिर्फ एक ही है। तो ये हो गई अनबैलेंस इक्वेशन। लेकिन प्यारे कभी भी कॉपी पे कोई भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो द रिएक्शन शुड बी बैलेंस, वो बैलेंस होनी ही चाहिए। क्यों बैलेंस होनी चाहिए प्यारे, अगर माने इधर 2 एटम्स हैं तो इधर भैया प्रोडक्ट में एक एटम कैसे बचा, एक एटम क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल चलो मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से 4 आ गया तो भैया यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, यहाँ कितने थे 2 हाइड्रोजन, तो 2 से 8 कैसे बन गए, क्या 6 अपने आप पैदा हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, नहीं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे रखने के लिए यहाँ जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। आप देखिए ऑक्सीजन 2 हैं यहाँ, है ना, तो एक ऑक्सीजन का मास एटम का 16 होता है, 16 ग्राम 1 मोल का, तो यह एक एटम का 16 AMU होता है, तो यहाँ 2 एटम का 32 होगा, तो यहाँ पे भैया यहाँ भी तो 32 होना चाहिए। यहाँ तो एक ऑक्सीजन रह गया, एक ऑक्सीजन को 16 होता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो अगर इधर 32 है तो इधर भी 32 करने के लिए सेम नंबर ऑफ एटम्स करने पड़ेंगे। अगर इधर 2 हैं तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा करने पर अगर आप इधर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को भी फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी 4 और ऑक्सीजन भी 2 इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि वाई इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस, तो आप कहोगे टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड or created in a chemical reaction, thus chemical equation should be balanced to satisfy law of conservation of मास। लेकिन जब आप इसे बैलेंस कर रहे होगे प्यारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए वो जो 2 नंबर लगाओगे वो ऐसा नहीं कि बोले सर यहाँ लगा दो, अरे नीचे नहीं लगाना है, कभी भी नंबर लगाना है तो सिर्फ यहाँ लगाना है। यहाँ लगाओगे तो क्या हो गया, अरे ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया, पहले तो वाटर था, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, अरे अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो वाटर का फॉर्मूला H2O2 हो गया। क्या वाटर का फॉर्मूला H2O2 होता है, नहीं, H2O2 तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है, एक अलग कंपाउंड बन गया वो, तो नीचे नहीं कभी भी नंबर लगाओगे। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि नंबर ऐसे लगाओगे कि फॉर्मूला चेंज ना हो जाए, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करने हैं तो यहीं पे लगाओगे 2 या जो भी नंबर लगाना है, ठीक है। तो वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ ही आप नोट्स बनाते रहें, वही आपके प्रॉपर नोट्स होंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं यहाँ कर रहा हूँ, नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं। कुछ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस आप बुक से करेंगे क्वेश्चंस की, और असाइनमेंट में भी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ। फिलहाल प्यारे चलिए बढ़ते हैं आगे। बैलेंस एंड अनबैलेंस तो केमिकल इक्वेशंस हो गई। अब बात आई बैलेंसिंग कैसे की जाती है। जैसे एक इक्वेशन का एग्जाम्पल आपने अभी देखा, हमने बैलेंसिंग करने के लिए नंबर्स लगाए। बैलेंसिंग करने के लिए ये वाला जो मेथड था कि नंबर लगाया और देखा बैलेंस हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो फिर से नंबर लगाया दूसरी तरफ, फिर से देखा बैलेंस हुई कि नहीं हुई वो नंबर लगाने से। इस मेथड को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जनरली सारी इक्वेशंस बैलेंस करी जाती हैं। हो सकता है कई बुक्स में उन्होंने मेथड को ना अलग अलग मेथड बना दिए, बोले मैथमेटिकल मेथड बना दिया, पूरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉलम बना के टेबल बना के कि हाइड्रोजन कितने हैं पहले लिखो, फिर 2 लगाने से कितने हो गए, फिर ऑक्सीजन कितने हो गए। ये एक बहुत ही लंबा मेथड है जो ज़रूरी नहीं है। सिंपली आप हायर क्लास, कितनी भी हायर क्लास में चले जाएं, वहाँ जब आप बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को तो सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, नंबर लगाइए और देखिए कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम में भी आप बोर्ड में भी ऐसे ही करेंगे, नो प्रॉब्लम कि सर मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे, नहीं बेटा, यही प्रॉपर मेथड होता है इक्वेशंस को बैलेंस करने का। जैसे आप देखिए
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख दी, बोले वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को सेम कर देते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो मैंने एक एग्जांपल अभी आपको दिया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 ऑक्सीजन करने के लिए 2 यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। ऐसा करने में 2 हिट करने में हाँ हाइड्रोजन चेंज हो गए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए सिंपली 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गई। साथ साथ में करते जाइए। अब आगे जितनी भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है स्क्रीन पे आते हुए जैसे ही आए वैसे ही आप पॉज करना वीडियो को और अपने आप करके देखना, फिर देखना कि आपका आंसर हमसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस जब आपको लगे कि भाई हो गई, तो एक बार आपको रीवेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि एक बार चेक कर लें सारी एटम्स हो गए बैलेंस या नहीं। जैसे चलिए चेक करते हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई ये 3 इक्वेशंस है, पॉज मारिए, अपने आप करिए, फिर आइएगा। देखिए अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप करिए तो अपने आप करिए, तब ही मज़े आने वाले हैं केमिस्ट्री में और आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल चलिए बात आई कि N2 एंड O2, यहाँ 2 नाइट्रोजन है जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 नाइट्रोजन है, तो ये लीजिए 2 लगा दिया, ये हो गया एंड अरे यहाँ मत लगा देना, यहाँ लगाना है 2, तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ऐसा करने में ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस्ड ही हो गई है सिंपल 2 लगाने से। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 कार्बन है या 1 कार्बन है, ठीक है भैया। 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है भैया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर आप देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। ये पूरा गिनना है, 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन इधर करने के लिए सिंपली क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, और ऐसे करने से इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई, सिंपल सी। ऐसे ही यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 करने के लिए 2 लगा दीजिए, लेकिन ऐसा करने पे हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, तो 3 2 जा 6 यहाँ हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो बताइए यहाँ 6 करने के लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्यारे। यहाँ 6 करने के लिए अगर 3 लगा दें तो 3 2 जा 6 हो जाते हैं। यहाँ 3 लगाया तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 लगाया तो 2 3 जा 6, दोनों 6 6 हो गए। इस तरीके से ये इक्वेशंस बैलेंस हो गए, ठीक है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के। ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन थी जो मैंने आपको समझाई, लेकिन और इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के क्वेश्चंस आने वाले हैं प्यारे। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बता दें आपको, क्या, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। अब इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं वो तो समझ गए, ठीक है, वो बैलेंस कैसे करी जाती हैं वो भी समझ गए। अभी बात आई जो इक्वेशन आपने लिख दी है उसको चाहते हैं कि उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें ताकि हमें और चीज़ें उस रिएक्शन के बारे में पता चल सकें। वो कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं वो हम बताने वाले हैं। मतलब उस इक्वेशन में और क्या क्या चीज़ हम ऐड करके उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं और वो कैसे ऐड करनी है वो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पे आप तीन तरीके से इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। कौन से 3 तरीके? सबसे पहला तरीका है कि आप वहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स, एलिमेंट, जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ही इन द इक्वेशन टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट का मतलब अगर कोई सब्सटेंस वहाँ पे सॉलिड स्टेट में है तो वहाँ ब्रैकेट में लिख दो सॉलिड, एस लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट है प्यारे, अगर इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बनती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है तो ब्रैकेट में सॉलिड है तो एस लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या लिखना था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड खुद सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके ब्रैकेट में एस लिख दो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में होता है तो उसके ब्रैकेट में जी लिख दो। इस तरीके से हम
इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिलहाल इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ। लिक्विड है तो क्या करना है, एक्वस है तो क्या करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब चीज़ें बताने वाला हूँ। फिलहाल दूसरा है तरीका हीट चेंजेस, कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक हीट ले रहा है या दे रहा है, वो आप मेंशन करोगे। कैसे, वो हम देखेंगे। तीसरा, वहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हो, द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन होता है, वो ऐसे ही नहीं कि दो कंपाउंड्स मिला दिए, एलिमेंट्स मिला दिए और प्रोडक्ट बन गया। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वो वहाँ पे कैसे मेंशन करें वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिलहाल 3 तरीके हैं आपके पास इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ये नोट कर लो। पहले, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। दूसरा, by indicating the heat changes taking place in the reaction, and third, by indicating the conditions under which the reaction is taking place। ठीक है प्यारे, चलो अब इसकी एक एक की डिटेलिंग कर लेते हैं with variety of examples। चलिए पॉज करिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, तो 3 जो इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं उसको डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली है इंफॉर्मेशन टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्वेशन। रिएक्टेंट जो है 3 से 4 स्टेट्स में प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। क्या क्या, जैसे अगर कोई सॉलिड स्टेट में है प्यारे, तो आपको उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट के आपको ब्रैकेट में क्या लिख देना है, S। लिक्विड स्टेट में है तो क्या लिख देना है, L। और गैसियस स्टेट में है तो क्या लिख देना है, या तो G लिख देना है ब्रैकेट में, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में ऐसे इस तरीके से एक अपवर्ड एरो भी लगा सकते हो। ये भी एक दिखाने का तरीका है कि वो गैस है। अपवर्ड एरो क्यों, क्योंकि गैस जनरली उड़ जाती है, तो ये दिखाने के लिए उड़ गई ऊपर की तरफ, तो एक अपवर्ड एरो ब्रैकेट में लगा सकते हैं बजाय जी लिखने के। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट क्या होती है, पिछले लेक्चर में समझाया है, गाढ़ा सब्सटेंस बनता है। अगर कहीं प्रेसिपिटेट बना है किसी कंपाउंड का, तो वो प्रेसिपिटेट है, उसकी स्टेट दिखाने के लिए आप उसके ब्रैकेट में डाउनवर्ड एरो लगाओगे, या फिर एस भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो इसलिए या तो एस लिख दो या ब्रैकेट में डाउनवर्ड एरो लगा दो। बोले सर डाउनवर्ड एरो क्यों, क्योंकि जनरली प्रेसिपिटेट गाढ़ा होने की वजह से, डेंस होने की वजह से नीचे बैठ जाता है, इसलिए क्योंकि वो नीचे बैठता है इसलिए डाउनवर्ड एरो लगता है। ठीक है प्यारे, एक और, अगर कोई सब्सटेंस एक्वस स्टेट में है तो फिर उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, AQ। बोले सर एक्वस क्या होता है, प्यारे अगर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को अगर हम पानी में मिला देते हैं, पानी में मिली हुई कोई भी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस। एक्वस इज रिलेटेड टू वर्ड एक्वा। एक्वा का मतलब होता है पानी, इसलिए यहाँ पे एक्वस वर्ड यूज किया गया है। पानी में मिला हुआ कोई भी सॉल्यूशन के ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्वस। और ये याद कर लो कहाँ कहाँ एक्वस लिखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो पानी में मिला हुआ है या नहीं है, तो एक जनरल चीज़ बता दे रहा हूँ, जिसमें 95% केसेस में तो आप वैसे ही बता दोगे कि हाँ भैया यहाँ एक्वस लिखना है कि नहीं लिखना है। जैसे जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस हैं, जितने भी एसिड्स हैं, सब एसिड्स काम ही तब करते हैं जब उसमें पानी मिला हुआ हो। ऐसा क्यों है, एसिड्स का अगला चैप्टर है, वहाँ हम समझाएंगे। फिलहाल जितने भी एसिड्स, जितने भी बेसेस हैं, वो सारे के सारे एक्वस स्टेट में होते हैं। इवन सॉल्ट्स भी जितने बनेंगे एसिड बेस से, वो भी सारे के सारे एक्वस स्टेट में होंगे, एक्सेप्ट प्रेसिपिटेट्स। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है किसी सॉल्ट का तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, जिसके आगे डाउनवर्ड एरो भी लगा सकते हो। नहीं तो जितने भी एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स सारे के सारे एक्वस स्टेट में होंगे। अब एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्या हैं वो आगे चैप्टर में समझाया है, 10th क्लास में जब आगे समझ लेंगे तो ये पता करना कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, चुटकियों का खेल हो जाएगा। फिलहाल अभी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। बोले अरे सर अच्छा एक्वस है तो सर क्या लिक्विड भी लिख सकते हैं? सर कहीं पे कोई एसिड में H2SO4 में पानी मिलाया हुआ है तो उसे एक्वस की जगह क्या लिक्विड भी लिख सकते हैं? सर एक्वस भी तो एक तरीके का लिक्विड ही होता है। जी हाँ, लिक्विड तो होता है, लेकिन लिक्विड नहीं लिखना है। लिक्विड कहाँ लिखना है? अगर कहीं पर भी पानी मिला हुआ है तो ऐसे सॉल्यूशन के ब्रैकेट में AQ एक्वस ही लिखना है। लेकिन पानी नहीं मिला हुआ है लेकिन फिर भी वो लिक्विड स्टेट में है,
तब वहाँ एक्वस नहीं, तब वहाँ पे एल लिखोगे, लिक्विड। जैसे हम बात करें अल्कोहल की, बच्चे अल्कोहल C2H5OH होता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में होता है ना, एक्वस तो नहीं होता, उसमें पानी नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ एल ही लिखोगे। जैसे पेट्रोल है, अब मैं आपसे बोलूँ क्या स्टेट है, तो एक्वस थोड़ी बोलोगे, एक्वस में पेट्रोल में पानी थोड़ी ना मिला होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, वहाँ एल लिखोगे। जैसे खुद कहीं पे H2O आ गया, पानी, अब पानी तो तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर वहाँ पे आइस बन रही है तो वहाँ पे S लिख दोगे, अगर वहाँ पे सिंपल वाटर बन रहा है रूम टेम्परेचर पे तो L लिख दोगे, लिक्विड। और वहाँ पे अगर स्टीम बन रही है वाटर की तो H2O के ब्रैकेट में G लिख दोगे। ठीक है प्यारे, समझ गए कहाँ L लिखना है, कहाँ AQ लिखना है। फिलहाल जैसे ये एक इक्वेशन आई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जिंक, जिंक क्योंकि मेटल है तो बेटा मेटल्स की तो स्टेट क्या ही होती है, सॉलिड। तो ये हल्के हल्के करके आपको अपने आप पहचानना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कौन सी स्टेट लिखनी है, ये अपने आप हल्के हल्के आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिड की क्या स्टेट लिखनी है, AQ। ठीक है प्यारे, अच्छा फिर जिंक सल्फेट बनेगा प्यारे, जिंक सल्फेट प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो वो भी एक्वस होगा। ठीक है, अब बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेसिपिटेट है या नहीं, तो बेटा आपके पूरे सिलेबस में कुल मिला के 4-5 प्रेसिपिटेट्स ही हैं, 5-6 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस वो याद कर लीजिए, वो सब सिर्फ प्रेसिपिटेट्स हैं, बाकी सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं वो एक्वस ही बनेंगे। शुरुआत के लिए आप याद कर लीजिए, बाद में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन तो गैस है तो या तो अपवर्ड एरो लगा दो या फिर ब्रैकेट में G लिख दो। ठीक है, ओके। अच्छा बात आई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे ये क्या चीज़ होती है, 3 लाइम बताए थे, क्विक लाइम, स्लेव्ड लाइम और लाइमस्टोन। ये क्या है, ये है बेटा लाइम नहीं सॉरी स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, चूने का पानी, लाइम वाटर। लाइम वाटर है ये भैया पानी में मिलाया है, ऑब्वियसली लाइम को पानी में मिलाते हैं तो लाइम वाटर बनता है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेट एक्वस ही होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती है तो ये G लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में बनता है, पानी लिक्विड स्टेट में बनता है, ये L, यहाँ पे देखिए L लिखा है, एक्वस नहीं लिखा है। एक्वस तब लिखेंगे जब किसी चीज़ को पानी में मिलाएंगे, पानी खुद है अगर तो वो तो लिक्विड ही होगा, तो वहाँ लिक्विड लिखा। एक बात और सुन लो, बोले सर यहाँ आपने G लिखा, क्या यहाँ पे अपवर्ड एरो भी लगा सकते थे, जैसे आपने कहा G की जगह अपवर्ड एरो लगा सकते हैं, तो आंसर है G, नो। क्यों, अपवर्ड एरो जनरली सिर्फ तब लगाया जाता है जब वो गैसियस कंपाउंड प्रोडक्ट्स की साइड बनाओ, प्रोडक्ट की साइड बन के उड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे अपवर्ड एरो लगेगा। अगर कहीं रिएक्टेंट की साइड में कोई गैसियस सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, तो वहाँ अपवर्ड एरो ना लगा के सिर्फ और सिर्फ G ही लिख सकते हो, ये रूल है। ठीक है प्यारे, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीदें समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। बात आई टू इंडिकेट हीट चेंजेस। हीट चेंजेस हो रहे हैं प्यारे, इसका डिटेल्ड लेक्चर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रिएक्टेंट्स को मिक्स करने पर हीट रिलीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कोई एंडो है, एक्सो है, उसकी डिटेलिंग आपने नहीं पढ़ी है, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटेलिंग वहाँ है, यहाँ इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो कैसे बताएंगे इक्वेशन में कि भैया ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसमें हीट चेंजेस कैसे शो करेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ाएंगे, दिखाएंगे, वो यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं एक्सोथर्मिक, आपको मालूम है, इन विच हीट इज इवॉल्व आर एक्सोथर्मिक, लेकिन वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये शो करने के लिए आप क्या करते हो, प्लस हीट एनर्जी या सिर्फ प्लस एनर्जी या सिर्फ प्लस हीट का जो साइन है वो आप लगा देते हो, कहाँ पे,
प्रोडक्ट साइड पे। जैसे अगर कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट भी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये शो करने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से प्लस एनर्जी लिख सकते हो, प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हो, या प्लस हीट लिख सकते हो, या सिंपली डेल्टा का साइन भी, प्लस डेल्टा का साइन भी बना दो तो वो भी हीट एनर्जी ही उसका मतलब होता है। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हो अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये बताने के लिए। जैसे नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करते हैं, नेचुरल गैस क्या होती है प्यारे, ये कॉमन नेम है जो सबसे पहले मैंने कंपाउंड बताया था आपको आज के लेक्चर में, CH4। CH4 आपको लिखा था, पहली रिएक्शन ही है आज के लेक्चर की, इसी को हम नेचुरल गैस कहते हैं। अगर इसे हम बर्न करते हैं, कोई भी चीज़ बर्न होती है बेटा कहाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ये भी एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्लस हीट लिख के इसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बच्चे यहाँ मीथेन गैस को बर्न किया है, बर्न इसे क्या, बर्न किसी भी चीज़ को अगर हम करेंगे तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, प्लस हीट का साइन प्रोडक्ट्स की साइड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन बच्चे देखिए ये बैलेंस नहीं है, ये वाली तो बैलेंस थी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 लगा दो तो यहाँ पे हो गई 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, ये लीजिए आपकी हो गई ये इक्वेशन बैलेंस। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। ये तो थे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब बात आई अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। एंडोथर्मिक से एक पहले और कर लो, ये उड़ता हुआ और आ गया है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्विज क्वेश्चन में पूछा था कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे, जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है, जो हमारे खाने से आता है, वो डिकम्पोज होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस एनर्जी से हम चल पाते हैं, हाथ पैर चला पाते हैं। इसलिए क्योंकि एनर्जी लिबरेट होती है, इसलिए इसे हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। फिलहाल बात आई ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो बायो में आपने पढ़ा होगा कि इससे CO2 H2O बनता है, प्लस हीट भी बनती है, तो इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करिएगा जरा, 6 कार्बन है तो यहाँ पे बेटा तो एक ही कार्बन है, 6 करने के लिए यहाँ सिंपल 6 लगा दो। चलिए दूसरे एटम पे चलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हैं जबकि यहाँ पे 2 ही हैं। यहाँ पे 12 करने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे 12 करने के लिए 12 लगा दो। अरे 12 मत लगा देना, 12 मत बजाना, 12 2 जा 24 हो जाएगा। क्या लगाओगे 12 करने के लिए 6, तो 6 2 जा 12 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 6, अरे 6 नहीं है, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, 2 जगह हैं, तो दोनों के मिला के 6 और 2 8 हो गए इस तरफ, जबकि इधर कितने हैं 6 और 2 12, और यहाँ पे ये 6 ऑक्सीजन, ये टोटल हो गए 18, जबकि इधर है 6 और 2 8। यहाँ इधर 6 और 2 8 है, उधर 18 है, यानी इधर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए बेटा यहाँ नंबर मत लगाना, क्योंकि यहाँ छेड़ोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन भी छिड़ जाएगी। आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही चेंज हो, यहाँ लगाओगे तो सिर्फ ऑक्सीजन चेंज होगी। देखो यहाँ पे हमने टोटल 18 करने हैं, 6 इधर हैं, अगर इधर 12 कर दें तो 12 और 6 18 हो जाएंगे, और इधर 12 करने के लिए क्या लगा दो 6 लगा दो, तो 6 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 12 और 6 18, और इधर भी 18। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है प्यारे, चलिए ये थी आपकी एक्सोथर्मिक की बात। अब बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन। टू इंडिकेट द हीट चेंजेस के 2 तरीके हैं। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट प्रोडक्ट साइड लगाएंगे, और अगर वो एंडोथर्मिक है प्यारे, एंडोथर्मिक क्या होती है आपको पता है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स, बाय द सब्सटेंसेस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो अगर एंडोथर्मिक है तो प्लस हीट का साइन
आप रिएक्टेंट साइड लगाओगे, या तो रिएक्टेंट साइड लगाओगे या वो जो एरो बनाते हैं केमिकल रिएक्शन में उसके ऊपर भी प्लस हीट लिख सकते हो। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था प्यारे। जब ये रिएक्ट करती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देन दे फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए हमें इसे हीट देनी पड़ती है, मतलब इसे ये हीट एब्जॉर्ब करता है। तो या तो प्लस हीट इधर की तरफ लिख दो ऐसे, या फिर यहाँ ना लिखने की बजाय यहाँ लिख दो। दोनों एक ही बात है, दोनों शो करेंगे कि भैया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है प्यारे, चलिए जैसे और एग्जाम्पल लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं तो इसे हीट देनी पड़ती है। ये दिखाने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्लस हीट। तो इससे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बोले सर ये प्रोडक्ट कैसे लिख देते हो आप? सर ये तो हमें याद ही नहीं रहता। सर आप लिख रहे हो एग्जाम में, कैसे लिखेंगे सर हम? तो प्यारे ये अभी के लिए हो सकता है थोड़ी मुश्किल बात हो आपके लिए, लेकिन ये चुटकियों का खेल बनने वाला है। केमिस्ट्री अभी अभी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुई है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो इक्वेशन से प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऐसे मुंह से निकलने लगेगा कि सर ये बनेगा ये बनेगा। छोटी छोटी आपको टिप्स दे रहा हूँ, वो याद करते जाइए। बीच में चलते चलते आपको अपने आप अंदाज़ा लगने लगेगा कि क्या बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, जब भी कार्बोनेट जैसी कोई चीज़ होगी तो कार्बोनेट से जनरली 99% केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती ही बनती है, और CO2 निकल जाए तो एक O बचेगा, एक Ca बचेगा, तो वो O और Ca मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेंगे। बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कैसे बनाया जाए उसका भी हमने एक लेक्चर बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नहीं तो आप चैनल पे ब्राउज करके देख सकते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है पूरी केमिस्ट्री के लिए। फॉर्मूले तो आते ही रहेंगे कंपाउंड्स के, कैसे वो आपको बनाना आना चाहिए, वो देखने के बाद चुटकियों का खेल हो जाएगा फॉर्मूले लिखना। फिलहाल फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, प्लांट जो है सन से लाइट लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। पिछले लेक्चर में बताया गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एनर्जी 3 फॉर्म्स में एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तीनों केसेस में जो रिएक्शन होगा उसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। जैसे इस केस में हीट की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जब होती है प्यारे, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, सनलाइट लेते हैं। सनलाइट वो भी तो एक तरीके की ही एनर्जी ही है। सनलाइट लेते हैं, उससे ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें लाइट ली जा रही है। बैलेंस करें तो 6 लगाइए, यहाँ पे आपका 6 लगाइए, यहाँ पे 6 लगाइए, हो गई इक्वेशन बैलेंस। अभी बात है तीसरा, करंट भी अगर कहीं आ रहा है, उससे कोई रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए वाटर होता है प्यारे, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये वाटर डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है H2 और O2 में। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है प्यारे, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के। ठीक है, अब लास्ट बात आई कि तीसरा तरीका क्या है इक्वेशंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का। पहला था फिजिकल स्टेट्स लगा के, दूसरा हीट चेंजेस दिखा के, और तीसरा कंडीशंस दिखा के। कंडीशंस का मतलब क्या है प्यारे, जब भी कोई एक इक्वेशन, कोई रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, 2 या 2 से ज़्यादा या एक अकेला कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो कई बार ऐसा होता है उसे प्रोसीडने के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्टेंट से कुछ पर्टिकुलर हीट देनी पड़ती है। मतलब फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे हीट करना पड़ता है। किस टेम्परेचर पे हीट करें वो मेंशन करना भी ज़रूरी हो जाता है, जिससे वो रिएक्शन, वो इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बनती है। तो वो कंडीशन हो गई कि भैया ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे ही टेक प्लेस करेगी। वो वहाँ पे मेंशन कैसे किया जाए वो दिखाने जा रहे हैं हम। तो
ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? पहली कंडीशन जैसे आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगी, किस प्रेशर पे होगी, क्या प्रेशर, क्या दबाव डालना पड़ेगा, कोई गैसेस रिएक्ट कर रही हैं कंटेनर के अंदर, वो कितने दबाव में रखी जाएं कि प्रोडक्ट्स बने, तो क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा, कौन सा कैटलिस्ट, कौन सा प्रमोटर यहाँ यूज़ किया जाए, ये सब चीज़ें वहाँ मेंशन करके हम उसमें कंडीशंस बताते हैं। क्या क्या बाय राइट, कैसे कैसे कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? बाय राइटिंग हीट साइन कि वो वहाँ पे हीट हो रही है, मतलब एंडो है, एक्सो है, वो तो बता ही दिया आपको, या कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा प्रमोटर यूज़ हो रहा है, या फिर क्या टेम्परेचर है या क्या प्रेशर है, वो दिखा के हम इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कंडीशंस लिख के। बोले अरे सर ये क्या लिखा है आपने, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर? सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं। सर कैटलिस्ट कभी थोड़ा बहुत सुना हुआ लग रहा है, लेकिन प्रमोटर क्या है, ये तो बिल्कुल ही नई चीज़ है। तो प्यारे सुन लो ध्यान से, कैटलिस्ट और प्रमोटर क्या चीज़ होती है। कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो जनरली कुछ रिएक्शन पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही टेक प्लेस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड बढ़ा दे, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। नोट कर लीजिए, लिख नहीं रहा हूँ। द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, इज कॉल्ड कैटलिस्ट, जो स्पीड बढ़ा दे, तेज कराने लगे रिएक्शन को, ठीक है। एंड प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। फिर से, प्रमोटर इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। बोले सर समझ में नहीं आया, सर कोई एक लाइव एग्जाम्पल दीजिए। चलो भैया लाइव एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने आपको नथुलाल को एक होमवर्क दिया कि भैया ये 5 क्वेश्चंस कल करके लाने हैं, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चंस करना, उसका एक रिएक्शन हो गया, जो मैंने रिएक्शन दिया उसको कि करना है, ठीक है भैया। वो घर गया, अब लेके बैठा, हल्के हल्के कर रहे हैं, है ना। तभी क्या हुआ, तभी पापा आ गए। बोले अरे पापा देख रहे हैं भैया, जल्दी करने लगा। अरे उसकी स्पीड बढ़ गई, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होने लगा, तो पापा कौन हो गए? पापा ने स्पीड बढ़ा दी होमवर्क करवाने की, तो पापा कौन हो गए? कैटलिस्ट हो गए। बात समझ में आई कैटलिस्ट का क्या काम है, ठीक है। कई बार कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है, लेकिन कई ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते ही नहीं है। तो कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को प्रोसीड करवाना भी होता है। जैसे कई ये तो नथुलाल थे, ऐसी पप्पू शंभू हैं, उन्हें तो होमवर्क दिया वो करेंगे ही नहीं जब तक पापा सामने नहीं आएंगे, पापा आएंगे तभी करने बैठेंगे। तो कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना या फिर कई बार स्पीड बढ़वाना। फिलहाल कैटलिस्ट क्या है वो समझ गया, पापा एक कैटलिस्ट हैं। लेकिन अब प्रमोटर क्या है? मान लें कि पापा के लिए मम्मी ले आई एक डंडा, बोली भैया ये लो डंडा पकड़ लो, और जैसे ही डंडा आया, अरे बाबा नथुलाल बोले अरे भैया और तेज। अरे डंडा देखते ही स्पीड और तेज हो गई। बोले भैया लग रहा है डंडा पड़ने वाला है, और तेज कर लो। तो डंडे ने क्या किया? डंडे ने, संटी ने पापा की एफिशिएंसी और बढ़ा दी। पापा के डर से आप कर तो रहे थे तेज, डंडा आने से और तेज करने लगे, तो किसका काम बढ़ गया? किसका काम और आसान हो गया? पापा का काम आसान हो गया, यानी कैटलिस्ट का काम और आसान हो गया। तो यहाँ पे डंडा कौन हो गया? प्रमोटर, which increases the efficiency of पापा नहीं, which increases the efficiency of catalyst। ठीक है प्यारे, समझ गए क्या होते हैं प्रमोटर और कैटलिस्ट। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे प्रमोटर और कैटलिस्ट का। जैसे प्यारे कुछ रिएक्शंस आपके सामने आ रहे हैं, एक पोटेशियम क्लोरेट का है रिएक्शन, एक आपका ये है, एक और है, 3 रिएक्शन। इससे पहले मैं यहाँ पे एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ प्यारे, वो रिएक्शन देखिए क्या है। ये रिएक्शन है प्यारे, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करती है प्यारे तो अमोनिया बनती है, जो अभी हमने आपको बताई थी, ठीक है। इसको अगर आपको इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो पहले तो आप इसे बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 और 2 लगाओगे, ठीक है प्यारे। और साथ साथ में पता है रिएक्शन तभी होती है जब यहाँ पे Fe हो, तो Fe यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। किसका?
कैटलिस्ट का काम कर रहा है। साथ साथ में यहाँ पे Al2O3 भी डालना पड़ता है जो इसके प्रमोटर का काम करता है। तो कैटलिस्ट और प्रमोटर दोनों के दोनों एरो के ऊपर लिख दिए गए। एक क्वेश्चन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया। साथ साथ में यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया, जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसीड करती है, टेम्परेचर भी एरो के नीचे लिख दिया। और तो साथ साथ में यहाँ पे जैसे प्रेशर भी लिख दिया। ये लीजिए, अगर ये रिएक्शन 200 ATM, ATM क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रोसीड करती है, ये यहाँ पे लिख दिया और प्लस हीट लिख दिया। तो ये लो, ये इक्वेशन कितनी इंफॉर्मेटिव हो गई। एनर्जी चेंजेस भी आ गए, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह भी आ गया और लो स्टेट्स भी आ गई। सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी और अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है विद ऑल इंफॉर्मेशन। इस तरीके से क्वेश्चन को इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो नोट लो ये। फिर इसके बाद एक रिएक्शन ये दे रखी है आपको, पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला होता है KClO3। अगर हम इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MnO2। तो पता है ये डिकम्पोज हो जाती है पोटेशियम क्लोराइड किस किस में, KCl और O2 में ये डिकम्पोज हो जाती है। तो ये आप देखिए, इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आपने ये दो चीज़ें लिखी। फिर यहाँ पे आप स्टेट्स लिखोगे, ठीक है ना, ये गैसियस स्टेट है और तो और इसे इक्वेशन को बैलेंस करोगे। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 लिखा आपने, 6 हो गई। तो यहाँ पे 3 लिख के 6 कर दिया, यहाँ 2 लिख के 6 कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, K और Cl 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ये इक्वेशन बैलेंस और साथ साथ में इंफॉर्मेटिव भी बन चुकी है। ठीक है, नहीं है? चलिए जल्दी से आगे। ये देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेनॉल बनाती है। क्या क्या कंडीशन है वो हमने यहाँ लिखी हुई हैं। 300 ATM प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ZNO और CrO3 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और सारी स्टेट्स भी हमने मेंशन कर दी हैं। साथ में बैलेंसिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे ही ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी आप देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है एक्वस स्टेट में, ऑक्सीजन बन रही है गैसियस स्टेट में। तो स्टेट्स भी मेंशन करते जा रहे हैं अब और कंडीशंस भी लिखते जा रहे हैं बैलेंसिंग के साथ। ये आपकी हो गई हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है प्यारे, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिन एग्जाम्पल्स में हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। जल्दी से देख लीजिए और साथ साथ में मेरे करते जाना है। क्वेश्चंस आएंगे, आपको पहले बैलेंस करना है, फिर मैं करूँगा। ठीक है, चलिए बात आई CH4 + O2, अभी किया था, एक बार झटपट फिर से कर लेते हैं प्यारे। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 4 हो गई। 2 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे 2 और 2 दोनों को मिलाना है, 2 और 2 4 हैं प्यारे, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो ये हो गई 4। एक बेटा हमने इससे पहले अभी एग्जाम्पल किया था, वहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी बैलेंस करने में, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन के साथ शायद 2 नहीं लगाया था, तो 2 लगा लीजिएगा। ऐसी गलती आप मत करना। फिलहाल चलिए बात आई कॉपर सल्फेट यहाँ पे Cu एक है, सल्फर 1 है। ये क्या इक्वेशन हो गई प्यारे, इक्वेशन गड़बड़ हो गई। कॉपर सल्फेट जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ बनता है CuSO4। तो यहाँ पे CuSO4 नहीं, यहाँ जब कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और सोडियम सल्फेट के साथ जाएगा, यहाँ बनेगा सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला Na2SO4। फिलहाल एक कॉपर सल्फेट पूरा देख लीजिए। अब S और O अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। SO4 यहाँ पे पूरा का पूरा 1 है, जबकि यहाँ SO4 पूरा का पूरा 1 है, बैलेंस है। ठीक है, सोडियम 1 है, सोडियम 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। OH पूरा देख लीजिए, OH पूरे यहाँ पे 2 हैं, जबकि OH पूरे यहाँ पे 2 हैं,
बैलेंस हो गई। अकेला अकेला भी देख सकते थे लेकिन पूरे पूरे देखने में जल्दी हो जाता है। Fe प्लस O2, Fe 1 है, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं। जब भी ऐसा आता है एक जगह 3 एक जगह 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ 3 है वहाँ 2 से और जहाँ 2 हैं वहाँ 3 से, तो ये भी 6 हो गए और ये भी 6 हो गए। लेकिन ऐसा करने में आयरन 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लगा के आयरन को भी 4 कर दो। ठीक है प्यारे, चलिए ये देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में Al 1 है, Al 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। यहाँ पे OH, अब पूरा देखना, O और H अलग अलग मत देखना, ये चलो O और H यहाँ तो अलग अलग ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ और O और H अलग हो गया है, वहाँ अलग नहीं हुआ था, पूरा OH एक साथ ही था, यहाँ अलग हो गया तो अलग ही देखना पड़ेगा। O कितने हैं यहाँ पे, ये देखो होल थ्राइस लिखा है यानी 3 और यहाँ 2 लगाए तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन है 6, जबकि यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ अगर हम 3 लगा दें प्यारे तो 3 और 3 6 हो जाने कि नहीं हो जाने हैं। ठीक है प्यारे, तो ऑक्सीजन हमने कर दिए 6। ऐसा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3 2 जा 6 और हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो गए 3 2 जा 6 हो गई बैलेंस। एक बार फिर से देख लीजिए। फिलहाल एल्युमिनियम यहाँ कितने हैं 2, जबकि यहाँ कितने हैं 1, तो ये लो 2 लगा दिया। सल्फेट, अब यहाँ S और O अलग अलग मत देखना, पूरा SO4 यहाँ भी है, पूरा SO4 यहाँ भी है। यहाँ SO4 कितने हैं 1 है पूरा SO4, जबकि यहाँ SO4 हैं 3, तो यहाँ पे प्यारे 3 लगा दो। ऐसा करने पे सोडियम 3 2 जा 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 करने के लिए 6 लगा दो। अब पूरा OH देखो, पूरा OH यहाँ पे 6 है, जबकि पूरा OH यहाँ पे 3 2 जा 6 है, दोनों जगह 6 6 हैं, बैलेंस हो गई। ठीक है, अलग अलग करके करते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, लेकिन हो तब भी जाती बैलेंस। फिलहाल ये करिए अपने आप, फिर इसके और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आगे। ठीक है, जैसे ये देखिए अभी कुछ अलग चीज़ आ गई है, बहुत ही अलग चीज़ आ गई है, इसमें कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ। बुक में ये नहीं दे रखी हैं, कैसे करना है देखिए। जैसे ये C2H6 प्लस O2 है, सभी से तीनों इक्वेशंस में CO2 प्लस H2O CO2 प्लस H2O बन रहा है, लेकिन इधर की तरफ कंपाउंड्स अलग हैं। एग्जाम में इक्वेशन आ जाएंगी, आपको बैलेंस करनी होंगी, या तो ऐसे हो सकता है या एक दूसरा तरीका भी है, आपको वर्ड्स लिख के दे देंगे कि ये और ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कुछ, उसको बैलेंस करिए। तो इक्वेशन आपको अपने आप बनाने को भी आ सकती है कि आपको पढ़ के बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसलिए मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था इससे पहले कि आप पहले कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकालना सीखिए कि कैसे निकाल सकते हैं, तब ही आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल इसमें देखिए कैसे करेंगे प्यारे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कर दीजिए 2 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6, जबकि यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 6 करने के लिए बहुत ही सिंपल है, 3 लगा दीजिए, हो गए 3 2 जा 6। लेकिन ऑक्सीजन में आने वाली है थोड़ी गड़बड़ी, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, जबकि यहाँ ऑक्सीजन यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, यहाँ 4 हैं यहाँ पे 3 हैं, तो 4 और 3 मिलके कितने हो गए 7 हो गए। अब यहाँ पे 7 कैसे करें, अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 3 लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 3 से 6 हो जाएंगे, 4 लगाने से 8 हो जाएंगे, 3 लगाने से 6 हो रहे हैं, 4 लगाने से 4 2 जा 8 हो जा रहे हैं, 7 तो हो ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो 7 है, यहाँ 7 कैसे करें। तो प्यारे मेरी तरफ से एक सिंपल सा यहाँ पे फंडा बता रहा हूँ आपको। यहाँ 7 करने के लिए क्या करोगे, फिर से देख लो, कार्बन तो ठीक हो गए थे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 3 7, तो यहाँ 7 करने के लिए क्या करो 7 ही लगा दो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि बीच का नंबर नहीं आ पा रहा है तो जो है 7 यहाँ 7 लगा दो, लेकिन 7 करने यहाँ 7 लगाने पर 7 2 जा 14 हो गए, 14 नहीं चाहिए, 14 के आधे चाहिए, तो बेटा यहाँ पे 7/2 लगा दो ना। तो देखो 7 2 जा 14 और 14/2 हो गए 7, इधर भी 7 हो गए इधर भी 7 हो गए, इक्वेशन बैलेंस पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। लेकिन कभी भी इक्वेशन ऐसे अपॉन में नहीं लिखी जाती है, फ्रैक्शंस में बैलेंस
नहीं करी जाती है। बैलेंस तो हो चुकी है, दोनों तरफ इक्वल हो चुके हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, लेकिन लिखी ऐसे कभी नहीं जाती है। तो उसके लिए क्या करो, अपॉन का फ्रैक्शन हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये अपॉन वाला डिनोमिनेटर कट जाए। किससे करो, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो प्यारे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2C2H6, और जब इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 7O2, और यहाँ 2 से करोगे तो 4CO2, और यहाँ 2 से करोगे तो 6H2O। इस तरीके से ये बैलेंस हो गई। ठीक है प्यारे, आप देख लो एक बार कंपेयर करके कि 2 2 जा 4, कार्बन 4 है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 है, 6 2 जा 12 है, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 8 और 6 14, और यहाँ पे 7 2 जा 14। हो गई कि नहीं हो गई बैलेंस? इस तरीके से आप बैलेंस करोगे। एक बात और सुन लो, यहाँ जो नंबर्स लिखे होने चाहिए ये लीस्ट रेशियो में होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे ये वाली आपकी 2 7 4 और 6 से हो रही है तो ये बोले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस तो तब भी हो जाएगी। ये 2 4 से कट जाएगा, 2 बचेगा, फ्रैक्शन कट जाएगा, लेकिन हमेशा लीस्ट नंबर में ही रेशियो आना चाहिए, ज़्यादा में नहीं आना चाहिए। ये रूल है बैलेंसिंग का। जल्दी से ये देखो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ये बेटा पॉज करो, अपने आप करो, दोनों पॉज करके अपने आप करो फिर आगे बढ़ो। 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 और 2 6, ये तो बहुत सिंपल था, 3 2 जा कर दिया 6। ये देखिए पॉज करके अपने आप करी कि नहीं करी? नहीं करी अभी तक तो करो। 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन नहीं है, कितनी है 4 और 1 5, 5 है, और यहाँ कितनी है 2। अब यहाँ अगर 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा, 3 लगाओगे तो 6 हो जाएगा, 5 तो होगा ही नहीं। ऐसी जगह वहाँ कितनी है 4 और 1 5, लो 5 लगा दो, 5 5 2 जा 10 हो गई, अपॉन 2 कर दो, 5 अपॉन 2 कर दो तो 5 2 जा 10, 10 अपॉन 2 5 हो जाएंगी, और इधर भी 4 और 1 5 है, हो गई बैलेंस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 5 नहीं, 5 अपॉन 2 इंटू 2 कर दो, 5 हो जाएंगी। लेकिन इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। अगर 2 से करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा 2, यहाँ 2 से करोगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ 2 से करोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये अब ये देख लो आप बैलेंस हो चुकी है। 4 कार्बन 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 ऑक्सीजन, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये बैलेंस होगी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है प्यारे, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, बैलेंसिंग कराई, उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन बहुत ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, तो मैं यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। बच्चे पॉज करके वो सारी क्वेश्चंस आप नोट करिए, और अभी के अभी कहीं जाने से पहले अभी के अभी ये 5 इक्वेशंस अपने आप सॉल्व करिए और देखिए ये किस तरीके से बैलेंस हो रही हैं। जितना आपने पढ़ा आपको समझ में आया नहीं आया, बैलेंस करके ज़रूर देखिए। उसके बाद आ रहा है आपका क्विज क्वेश्चन आज का। फिलहाल प्यारे ये आपको 1 2 3 4 5 इक्वेशंस मैंने दी हैं, जल्दी से पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। नोट करके आपको बैलेंस भी करनी है। फिलहाल बच्चे इसके बाद आ रहा है आपका क्विज क्वेश्चन, जो आपको आंसर करना है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, एंड आई हैव टू सी कि कौन बच्चे सही आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं जो आपके सामने आ रही है, ये इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद कमेंट बॉक्स में कैसे आंसर करना है, यहाँ पे 5 कंपाउंड्स हैं, 5 इस तरीके से सब्सटेंसेस हैं। यहाँ पे अगर 5 लगना है, यहाँ 3 लगना है, यहाँ 4 लगना है, तो आप ऐसे कॉमा लगा के 5 3 4 2 1 लगा के ऐसे लिख दीजिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो पॉज मारिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना क्विज का आंसर दर्ज कर दीजिए। फिलहाल प्यारे जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इस पे बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप असाइनमेंट में से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। फिलहाल प्यारे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशंस दी थी, उसको बैलेंस करना सिखाया। अगले लेक्चर में इक्वेशंस नहीं दे रखी होंगी, आपको सिर्फ वर्ड्स दे रखे होंगे कि ये सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आपको इक्वेशन लिखनी होगी और फिर उसको बैलेंस करना होगा, और अगर उसमें इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स, हीट चेंजेस, और वो तीसरी क्या चीज़ थी, कंडीशंस, तो वो आपको उसमें साथ में लिखना होगा। अब की बार इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, तो इंतज़ार करिए अगले लेक्चर का। अगला लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप अगले लेक्चर पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के और भी लिंक्स गिवन हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मेहनत करते रहिए, रिवाइज करिए, होमवर्क करिए। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी विशेष आपके एग्जाम्स के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।